चलो विजिबल। विजिबल, बढ़िया। चलो भाई, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं रिकॉल करा देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें कर ली थी। यार लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो लेनार्ड्स ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसके कॉन्क्लूजन्स के हिसाब से जो हमारी फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की जो बाहर निकल रहे हैं, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं हो रही है, वो किसी अदर फैक्टर्स पे डिपेंड हो रही है। तो सबसे पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फाइनल कॉन्क्लूजन्स हम लिख लेते हैं, जो जो हमें आइंस्टाइन ने प्रूव करके दिए, पार्टिकल नेचर के प्रूव करके दिए। भाई फर्स्ट उसने क्या बोला कि इंटेंसिटी की वजह से करंट क्यों बढ़ रहा है। उसने क्या एक्सप्लेनेशन दिया भाई, जल्दी। सर क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स वगैरह इंक्रीज बिल्कुल, हो रहे हैं। आइंस्टाइन ने इतना कह दिया, यहां लिख देता हूं, आइंस्टाइन ने इतना कह दिया कि भैया लाइट हमारा एक पार्टिकल नेचर का है। बस फटाफट क्विक रिकॉल कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर का है और वो पार्टिकल है फोटोन। फोटोन का रेस्ट मास कुछ नहीं होता। फोटोन के पास तभी एनर्जी आएगी जब वो मूव कर रहा होगा, और उसकी एनर्जी कितनी होगी जब वो मूव कर रहा होगा, दैट इज एच न्यू। यहाँ पे न्यू याद रखना फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। बाकी अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप एच एफ लिख लो, फ्रीक्वेंसी एफ। तो फिर यार उसने ये चीज प्रूव कर दी फर्स्ट ग्राफ की हेल्प से कि बेसिकली इंटेंसिटी से क्या हो रहा है, इंटेंसिटी से हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे एमिट आउट होंगे, तो उस केस में हमारे करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट ग्राफ था वो बिल्कुल वैलिड था, कि यहाँ पे है हमारे पास इंटेंसिटी ऑन दी एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हमने लिया है करंट। तो इन दोनों के बीच का जो ग्राफ मिलेगा वो हमें लीनियर ग्राफ मिलेगा। सेकंड पॉइंट बताओ, सेकंड पॉइंट क्या था। सर इंसिडेंट एनर्जी इंस्टेंट। यूटिलाइज्ड इन वर्क फंक्शन एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट ये था कि हमारे पास जो लाइट एनर्जी इंसिडेंट कर रही है, मतलब जो फोटोन मूव करके ट्रैवल कर रहा है, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। वो एनर्जी होगी हमारे पास एच न्यू। ये इंसिडेंट एनर्जी दो चीज में यूटिलाइज हो रही होगी, एक वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी में। तो इसी से हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली थी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो मतलब ये हो गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी इस म्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी मेरे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू होंगे। और इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, जिसपे ये थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रॉन्स। फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का भी कॉन्सेप्ट हमें समझा दिया। और इसी से हमें यह भी पता चल गया कि बेसिकली जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जो बाहर निकल रही है, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगी। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। इसी के बेसिस पे हमें अपना सेकंड ग्राफ भी क्लियर हो गया था, जो मैंने आपको सेकंड ग्राफ बताया था, बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल। कि हमारे पास इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या पता चला कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही इंक्रीज होगी, एंड दिस करंट विल बी कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। और अगर अब मैं उसके पोटेंशियल को नेगेटिव करने लग जाऊं, तो जीरो पोटेंशियल पे करंट नहीं रुकेगा, वो किसी एक नेगेटिव पोटेंशियल पे करंट रुकेगा। और इस पोटेंशियल को हमने क्या नाम दिया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। शॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल। वेरी गुड। स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होना चाहिए सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। भाई, मैक्सिमम वेरी काइनेटिक गुड, एनर्जी। वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही है, तो आप सबने मतलब रिवाइज तो कर रखा है, बढ़िया। उसके बाद बताओ लास्ट पॉइंट क्या था। देयर इज नो नो टाइम टाइम नो लैग। लैग। टाइम लाइक। इट इज एन वेरी इंस्टेंटेनियस गुड, कि प्रोसेस। भैया कोई टाइम लैग नहीं था, वो इंस्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो ये हमारा जो कोलिजन है वो किस टाइप का कोलिजन है, वो इलास्टिक बेसिकली एक कोलिजन। इलास्टिक इलास्टिक। कोलिजन है। वेरी इलास्टिक गुड, कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन है, तो इसलिए ये कोई टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, ये इंस्टेंट प्रोसेस है। यहां तक की चीजों में अगर कोई डाउट नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं, बताओ। यस सर। यस बढ़िया, सर। तो लेट्स यस। प्रोसीड। बढ़िया। यार अब क्या करो, वापस अपनी सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ, जो हमने सेकंड में इक्वेशन डिराइव करी है। यार हमें काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन मिल गई थी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। जहां पे भूलना मत, एच न्यू क्या है,
एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो मतलब हम इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते थे जो हमने अभी पीछे लिखा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या ऐसा करो उसको वर्क फंक्शन के टर्म्स में लेने दो, आपको ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी, अभी हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी बराबर है वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल? वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भैया? वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू डेल्टा वी। तो इधर डेल्टा वी क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, और क्यू क्या है? एक चार्ज के बारे में। इधर कौन सा चार्ज बाहर निकल रहा है? इधर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, और वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ई वी नॉट। सब लोग चेक कर लो, यहाँ तक की इक्वेशन में कोई दिक्कत हो तो बताते चले जाओ। No, sir. नो No, सर। sir. डन भैया, ये अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको थोड़ा सा भी और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। भाई अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं वी नॉट इज इक्वल टू, ई को डिवाइड कर रहा हूं दोनों साइड ले जाके, तो मेरे पास आ जाएगा एच न्यू बाई ई माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। काम खत्म। अब देखो, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि हमने टोटल लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट में 4 ग्राफ ड्रॉ करे थे। पहला ग्राफ तो था इंटेंसिटी वर्सेस करंट का, दूसरा ग्राफ था हमारा करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का, तीसरा ग्राफ भी यही था, लेकिन हमने तीसरे ग्राफ में फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर दी थी। तो जब हमने फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर दी थी तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आया था। क्या किसी को फोर्थ ग्राफ याद है कि फोर्थ ग्राफ हमने कौन सा ड्रॉ किया था? Sir, Frequency versus stopping potential। potential. वेरी गुड, अरे क्या बात है भैया, आज लग रहे हो जोश में सही से। फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, और मैंने बताया था कि ये ग्राफ जो है ये एक स्ट्रेट लाइन आया था। तो देखो इधर अब उसी ग्राफ के बारे में स्टडी करना है कि भैया हमारे पास है फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे थी फ्रीक्वेंसी और हमारे वाई एक्सिस पे था स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यार अगर आप देखो, ये मेरा वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, फ्रीक्वेंसी आ रही है मेरे पास एक्स एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी मतलब ये हो गया न्यू, ये मेरी आ रही है एक्स एक्सिस पे। पहले तो ये बताओ कि ये जो मैंने फाइनल इक्वेशन लिखी है, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? linear mx plus c is equal ये to लीनियर है। mx. अरे क्या बात है, तुम तो मैथ्स वालों को फेल कर दो भैया। ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है, इसमें कोई पावर नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन का एक जनरल मेथड होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो y पे मेरे को मिल गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, x पे मेरे को मिल गया फ्रीक्वेंसी, तो मेरे को बताओ m का मतलब होता है स्लोप। स्लोप, तो अगर मैंने ये आपको एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दी थी, तो अगर मैं इसका स्लोप कैलकुलेट करूं तो वो स्लोप मेरे को किसकी वैल्यू देगा? h by e. वेरी गुड, वो मेरे को h बाई ई की वैल्यू देगा। अब क्या आप लोगों को E की वैल्यू पता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? So 1.6 into 10 raised to power minus 19. रियांशी फोड़ू होती जा रही हो। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इक्वल्स टू 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलम्स। तो यार एक बात बताओ, अगर मैं एक्सपेरिमेंट की हेल्प से एक ग्राफ ड्रॉ करूं, ग्राफ ड्रॉ करके मैं एक लाइन मिलेगी मेरे को, मैं अगर उसका स्लोप कैलकुलेट कर लूं तो मेरे को पता है स्लोप होगा h बाई ई के बराबर। तो अगर मैंने स्लोप कैलकुलेट कर लिया, e की वैल्यू पता है, तो क्या मैं h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं? यस सर। तो यही एक मेथड है, यही एक मेथड है टू डिटरमाइन दी प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट इसी मेथड से डिराइव हुआ था कि उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, स्लोप कैलकुलेट किया, स्लोप को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कैलकुलेट मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई थी, दैट इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल्स पर सेकेंड। क्या ये चीज क्लियर है, हाउ टू कैलकुलेट Yes, प्लैंक्स sir. कांस्टेंट? यस सर। बढ़िया। उसके बाद अभी कहानी खत्म नहीं हुई। हाँ, क्या कोई कुछ बोल रहा है? रोहित कुछ कह रहे थे? रोहित बोलते बोलते रुक गए, चलो। अच्छा रोहित, वैसे भी तुम्हारी वॉइस है ना बहुत ब्रेकडाउन हो रही है, तो कुछ थोड़ा बहुत ही समझ में आया मेरे को। चलो डन। अब बात करते हैं सी। सी क्या होता है? सी होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब है कि जो ये लाइन है वो वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रही है। तो भैया तुम इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, क्योंकि आगे की तरफ तो ये कट कर नहीं सकती। अगर मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया तो ये वाई को यहां पे कट कर रही है, तो ये होगा इंटरसेप्ट। तो ये किसकी वैल्यू देगा? ये वैल्यू देगा Work वर्क function. फंक्शन बाय ई की। तो यार अगर मैं इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लूं ग्राफ से, अगेन
इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लूं, मुझे पता है इंटरसेप्ट होता है वर्क फंक्शन बाय ई, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू भी क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं इस ग्राफ से? Yes, sir. Yes, तो sir. ये एक मेथड है अगेन, कि अगर मेरे को किसी भी एक मेटल का वर्क फंक्शन फाइंड करना है, मतलब किसी भी एक मेटल को कितनी एनर्जी देनी चाहिए जिससे उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाए, तो हमें उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगेन दिस ग्राफ इज अ इंपॉर्टेंट ग्राफ, क्योंकि हमें ये दो इंपॉर्टेंट चीजें फाइंड करके देता है। एक स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी, एक देता है ये वर्क फंक्शन, और दूसरा ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू देता है। चेक कर लो ये ग्राफ बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया, डन। तो इसको कंप्लीट कर लो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना भाई। सिंपल सा Done, क्वेश्चन है। sir. डन, Done, sir. बहुत बढ़िया। चलो तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। भाई सर क्वेश्चन में क्या? लास्ट स्लाइड, एक हाँ मिनट। बिल्कुल संजना मैडम, बिल्कुल संजना। क्या बात है संजना मैडम, आज जाके बोली हो, कल तो बिल्कुल चुप्पी थी, कल क्लास में थी? यस सर। डन सर। डन, चलो बढ़िया। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमने क्या किया, एक मेटल सरफेस पे एक लाइट रे फॉल डाउन कराई है, यूवी रेस फॉल डाउन कराई है, और उस यूवी रेस की हमें वेवलेंथ गिवन है। वेवलेंथ हमें गिवन है 300 नैनोमीटर्स। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, कि हमने एक मेटल सरफेस पे यूवी लाइट रेस फॉल डाउन कराई है, हमें यूवी लाइट रेस की वेवलेंथ गिवन है, दैट इज 300 नैनोमीटर्स, और हमें उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी गिवन है, कि जो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल उस पर लगाना पड़ रहा है दैट इज 0.54 वोल्ट, चार्जेस को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी गिवन है। हमें इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट पार्ट, भैया सबसे पहले तो मेरे को कैलकुलेट करनी है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, कि जो फोटोन हमारा फॉल डाउन कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी है। दूसरा हमें को कैलकुलेट करके देना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, कि भैया उसकी एनर्जी कितनी होगी। और तीसरा पार्ट मेरे को कैलकुलेट करके देना है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। चेक करो क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन ना मिल पाए। लिटिल सीक्रेट, भैया अपना नाम चेंज कर लो, ओरिजिनल आईडी नाम से आओ। अरे हेमराज, क्या हाल चाल तुम्हारे? हेमराज, हेमराज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम कुछ बोल तो रहे हो लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मृदुल, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन? Swani, for the first part, okay, you are saying 6.63 into 10 to the power minus 19, ठीक है। बाकी स्वानी एक काम कर लो, आपको है ना ये आंसर्स मतलब एसआई यूनिट में देने की जरूरत नहीं है, यू कैन गिव योर आंसर इन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आल्सो। बाकी सही है आपका आंसर, गुड। ओके सर। हम्म, एक तो चीज मैंने गलत करी है इधर, शायद से मैंने आपको, हाँ ठीक है, सही, सब कुछ सही दिया है, लैम्डा की वैल्यू करेक्ट। चलो तो भाई विदाउट टाइम वेस्टिंग फटाफट सॉल्व करते हैं, इतना टाइम नहीं लेना है। फर्स्ट पार्ट,
भैया मेरे को कैलकुलेट करनी है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन? So HC upon lambda. एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्डा। अब एक चीज आप याद रख लो यार कि आपके काम आ सकती है। आप एच सी की वैल्यू, वैसे तो आपको मोस्टली है ना एच सी की वैल्यू क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, लेकिन अगर बाई चांस एच सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप ये वैल्यू को याद रख लो यार कि एच सी की एक स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी आप यूज कर सकते हो, और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ हो गई आपकी 300 नैनोमीटर्स में। क्या इतनी चीज क्लियर हो रही है आपको? Yes, sir. डन। तो मैं क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था, एचसी की स्टैंडर्ड वैल्यू याद रख लो 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नैनोमीटर्स में होती है ये। इससे अब एडवांटेज क्या है कि नीचे वाली वैल्यू को आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाली वैल्यू को आप डायरेक्ट नैनोमीटर्स में ही लेके चल सकते हो। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं भैया, चेक कर रहा हूं ये चीज समझ में आई नहीं आई। वैसे तो मोस्टली जब भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है एचसी की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन होती है, लेकिन अगर एचसी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आप कुछ अप्रोक्सीमेट आंसर कैलकुलेट करना चाहते हो, तो एचसी की वैल्यू 1240 याद रख लो। इससे आपका अप्रोक्सीमेट आंसर तो आ ही जाएगा। डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ होती है 300 नैनोमीटर्स। ऊपर से ये 1240 जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नैनोमीटर्स में है। नैनोमीटर्स नैनोमीटर कैंसिल, 1240 डिवाइडेड बाय 300 करके देख लो जरा आंसर कितना आ रहा है। ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 4 के टर्म्स में, 3 into 4, यस 4 के टर्म्स में आएगा। तो चेक कर लो ये आंसर कितना आ रहा है। सर 4.13। ओके 4.13, और ये Yes, sir. आंसर आएगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में। बढ़िया। फिर दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट भैया मेरे को चाहिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने अभी आपको बताया था भैया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा कितना है, E इंटू वी, और मेरे को V की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.54। तो ये बस हमारे पास यही आंसर हो जाएगा 0.54 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ये वोल्ट में था आंसर स्टॉपिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। Done, sir. डन, गुड। Done. अब बच्चा लास्ट यार, अब वर्क फंक्शन तो कैलकुलेट कर ही दे सकते हो। वर्क फंक्शन के लिए हमें एक करनी है अपनी फाइनल इक्वेशन सॉल्व। फाइनल इक्वेशन मतलब एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। मेरे को वर्क फंक्शन निकालना है, तो वर्क फंक्शन इज एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन हमने अभी निकाली 4.13 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0.54 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो और फाइनल आंसर बता दो, फाइनल आंसर कितना आ रहा है। दैट विल बी द वर्क फंक्शन। 3.59। ओके गुड। तो मैं लिख रहा हूं 3.59 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। बढ़िया। Yes, sir. भाई जल्दी से सब लोग चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत? सर एक बार निशान सेकंड वाला पार्ट पे जाना। सेकंड पार्ट फिर से बताना है। डन। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ने हमसे पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फिर से याद रखो किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला है ई चार्ज इनटू पोटेंशियल की वैल्यू। यही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो इधर मैंने काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख दिया ई इंटू वी नॉट, जहां पे वी नॉट क्या होना चाहिए, जहां पे वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल होना चाहिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 0.54। तो बस इस 0.54 से मैंने ई को मल्टीप्लाई कर दिया, ई मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से, तो मेरे को मिल गया काइनेटिक एनर्जी। अगर क्वेश्चन बोलता कि काइनेटिक एनर्जी को एसआई यूनिट में रिप्रेजेंट करो, तो फिर मेरे को यहाँ पे ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती 1.6 इंटू 10⁻⁻19। लेकिन क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो आप अपना आंसर इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में ही रिप्रेजेंट कर दो। क्लियर है या यस सर, रिपीट करूं फिर से? क्लियर है सर। गुड संजना, बढ़िया। भैया सबका यहां तक कंप्लीट हो जाए, कोई डाउट ना हो तो बता दो, फिर आगे बढ़ता हूं। Done, sir. डन, Done, चलो sir. बढ़िया। तो अब बहुत छोटी छोटी चीजें बची हैं। अब लास्ट टॉपिक बचा है हमारे पास, डी ब्रॉगली वेव्स, जो हमारा आज का टॉपिक था स्टार्ट करने का, डी ब्रॉगली वेव्स।
यार मैंने आपको कल की क्लास में ही एक चीज बताई कि जो हमारा नेचर है वो हमेशा सिमेट्री मेंटेन करने की कोशिश करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे हो तो मैग्नेटिज्म की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जानी चाहिए। तो अभी तक हमने अब इस चैप्टर में क्या प्रूफ कर दिया? हमने इस चैप्टर में ये चीज प्रूफ कर दी कि लाइट हमारे पास एक वेव थी, रेडिएशन थी। तो मैंने वेव को किस टाइप का प्रूफ कर दिया? मैंने वेव को पार्टिकल प्रूफ कर दिया। अब डी ब्रॉगली ने क्या किया? डी ब्रॉगली ने इसका वाइस वर्सा प्रूफ कर दिया। डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर कोई पार्टिकल है तो वो पार्टिकल भी वेव की तरह एक्ट करेगा ही करेगा, और पार्टिकल जो वेव्स की तरह एक्ट करेगा उस वेव्स का नाम होगा डी ब्रॉगली वेव्स या फिर मैटर वेव्स। चेक करो, जो मैंने बोला वो चीज समझ में आई? Yes. Yes, sir. हम पागल बना रहे हैं बेसिकली। भैया वेव है, वेव को पार्टिकल, पार्टिकल को वेव, उल्टा पुल्टा सब प्रूफ करना है हमें। तो हम आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से वेव से पार्टिकल प्रूफ कर दिया, डी ब्रॉगली ने इसमें और खेल कर दिया। उसने कहा भैया मैं पार्टिकल को भी वेव्स मान के चलूंगा ही चलूंगा। अब ये चीज उसने कैसे प्रूफ करी? ये चीज उसने आइंस्टाइन की हेल्प से प्रूफ करी। भाई हमें पता है आइंस्टाइन का एक एनर्जी मास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी मास का? E is equal to E mc is equal to square. E is equal to mc square. अरे बढ़िया। तो उसने इसी चीज का एडवांटेज लिया। उसने कहा कि भैया आइंस्टाइन ने एक बात तो बिल्कुल सही कही है, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर। अब E इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर का मतलब क्या है? आपने क्या पहले कहीं ये फॉर्मूला पढ़ा है? चेक करके बताओ जो मैं लिख रहा हूं। M इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। कहीं ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है आपने? Yes. कहाँ पढ़ा है बताओ, किस चीज का ही है? सर फिजिक्स में। सर फिजिक्स में +1 में पढ़ा था ये। फिजिक्स में पढ़ा है। और किस चीज का फॉर्मूला है ये? सर मास का। मास। बिल्कुल। देखो यार, फिजिक्स में मतलब आइंस्टाइन ने बेसिकली क्या चीज कही कि हमारा अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका मास अलग होता है, और अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसका मास अलग हो जाता है, मास चेंज हो जाता है। लेकिन ये चेंज आपको सिर्फ तभी नोटिस होगा जब स्पीड की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे हाथ में ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको भैया मूव कराया, तो अभी इसका मास चेंज हुआ होगा, लेकिन इसका मास इतना कम चेंज हुआ होगा क्योंकि क्या इसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है? नो सर। इसकी No, स्पीड sir. बहुत कम है, मतलब मुश्किल से 5 मीटर पर सेकंड भी नहीं होगी। इसकी स्पीड इतनी कम है, तो इसलिए जो इसके मास में चेंजेस हुए हैं ना वो मेरे को नोटिसेबल नहीं होंगे, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मास चेंज हुआ होगा। लेकिन जब कोई पार्टिकल बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव करने लग जाता है तो उस केस में उसका मास चेंज होता है और वो नोटिस भी होता है। तो ये उसी चीज का फॉर्मूला है। एम का मतलब क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज इन मोशन। याद रखना, व्हेन इट इज इन मोशन। एम नॉट क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट रेस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर। वी मतलब पार्टिकल की स्पीड और सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट की। तो यार आइंस्टाइन ने इन दोनों चीजों को प्रूव कर दिया। आइंस्टाइन ने क्या कहा कि जब कोई मेरा मास पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लगता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी मास में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। जब एनर्जी मास में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका मास क्या कर जाएगा? ऑटोमेटिकली उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। क्या यहाँ वाली बात समझ में आई है अब आपको? यस सर। डन। Yes, sir. तो उसने इसी चीज को प्रूव कर दिया। अब मेरे को बताओ, हम बात कर रहे हैं वेव की, तो वेव के पास तो फोटोन है। क्या फोटोन का कुछ भी रेस्ट मास होता है? नो सर। No, ये मैंने sir. आपको कल की क्लास में बताया था, फोटोन का कोई रेस्ट मास Yes. नहीं होता। तो अगर फोटोन मूव कर रहा है तो मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है और वो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो उसने इसी चीज को बस आपस में सब कुछ रिलेट कर दिया और कुछ नहीं किया। उसने कहा E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर भी होता है और E इक्वल्स टू एच न्यू भी होता है। तो अगर E इक्वल्स टू एच न्यू है तो एच न्यू को मैं लिख सकता हूं एच सी बाय लैम्डा। तो क्या मैं यहां से लैम्डा का फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं? व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज हैविंग अ मास m? नहीं बात समझ में आई? रिपीट। भाई मेरे को लग रहा नहीं समझ में आई। भाई आइंस्टाइन ने कहा E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है, लेकिन ये किसी एक पार्टिकल के लिए ही हो सकता है क्योंकि पार्टिकल के पास ही मास होगा, फोटोन के पास मास नहीं होता ऐसा कुछ। और ये जो E है जो वेव्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसका फॉर्मूला एच न्यू भी होता है। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो यार मतलब पार्टिकल है इधर और इधर वेवलेंथ आ रही है,
मतलब ये वेव हो गया, तो क्या मैं पार्टिकल को वेव में कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? सर Yes, कर sir. सकते हैं। हमने सकते हैं। पार्टिकल को वेव में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं कह रहा हूं कि जब मेरा पार्टिकल मूव करेगा तो वो कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा। ये वेवलेंथ का फॉर्मूला जरा इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को जरा इंटर रिलेट कर दो और मेरे को बताओ फाइनल लैम्डा का फॉर्मूला कितना आ रहा है। सर H/mc। So वेरी H by गुड, MC. एच बाय एम सी आ रहा है। एच बाय एम सी, एम सी का मतलब हो गया मोमेंटम, मास इनटू Yes, sir. वेलोसिटी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं एच बाय पी? और याद रखो कल हमने यही तो फॉर्मूला पढ़ा था कि Yes, मोमेंटम sir. ऑफ अ वेव इज इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा, वही फॉर्मूला आ गया। तो इस वेव लेंथ को, अब देखो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि अगर कोई भी पार्टिकल है जिसके पास मोमेंटम है उसके पास वेव जरूर आएगी। कोई भी पार्टिकल है जिसके पास मोमेंटम है, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये बॉक्स है, अगर इस पार्टिकल के पास मोमेंटम है तो इसके पास वेव होगी ही होगी, और ये जो वेव होगी उसको वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं एच बाय मोमेंटम से। सो दिस वेव इज कॉल्ड एज डी ब्रॉगली वेव्स या फिर मैटर वेव्स। इसको मैटर वेव्स क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है क्या? इसको मैटर वेव्स क्यों कहते हैं? सर क्योंकि मैटर में जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स के लिए। यार ये चीज याद रखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तभी प्रोड्यूस होती है जब कोई चार्ज हो, कुछ ना कुछ चार्ज हो। हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको सर ने पढ़ाया होगा कि जब भी कोई चार्ज एक्सिलरेटेड मोशन में मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और साथ के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है रेडिएशन के फॉर्म्स में। लेकिन इधर जो ये मेरा ऑब्जेक्ट था, क्या ये न्यूट्रल है या ये चार्ज है? न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है। जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसके पास मोमेंटम है, इसके पास मोमेंटम है तो ये वेव बना रहा है। तो मतलब इस ऑब्जेक्ट को वेव बनाने के लिए चार्ज होना जरूरी नहीं था, ये न्यूट्रल होके भी वेव बना रहा है। तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं कह सकते, इसलिए इसको अलग नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया डी ब्रॉगली वेव्स या फिर मैटर वेव्स। मैटर वेव्स का मतलब है कि चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है, इसके मोमेंटम से। आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा अपना कॉन्सेप्ट। Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। तो एक बात बताओ मेरे को, डी ब्रॉगली ने क्या किया ना, डी ब्रॉगली ने ये चीजें प्रूव करके दी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। उसने क्या किया, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लिए। उसने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्यों लिए? उसने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इसलिए लिए क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास बहुत कम होता है। सिंस उनका मास बहुत कम होता है तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन वगैरह मूव करेगा वो काफी ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। तो इसलिए उसने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लिए और उसने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल तो था ही था, लेकिन अब उसने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव भी रखता है अपने पास, वो एक वेव नेचर भी रखता है इलेक्ट्रॉन अपने पास। रिपीट कर देता हूं, अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, हमें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो वो डी ब्रॉगली ने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल है, उसके पास मोमेंटम है, तो डेफिनेटली वो एक वेव नेचर भी रखता है अपने पास। ठीक है इतनी बात? Yes, sir. डन। Yes, तो sir. अब उसकी वेवलेंथ कितनी होगी अभी वो थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, पहले अब यहां तक सारा नोट डाउन कर लो। Done, sir. Done, sir. डन, Done, बढ़िया। sir. चलो Done, sir. तो अब इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन देखो भैया, हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला आया h डिवाइडेड बाय मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मेरे को बताओ अगर मैं वेलोसिटी को 0 रख दूं तो मेरे पास वेवलेंथ कितनी आएगी? सर इनफाइनाइट। Infinite. इनफाइनाइट। क्या ये चीज पॉसिबल है? No, sir. नो तो सर। इसी से क्या प्रूव हुआ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो कभी भी वेव नेचर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उस केस में वो हमेशा सिर्फ कैसा रहेगा? Particle nature. पार्टिकल नेचर Particle रहेगा। तो मतलब मास का मोशन में रहना जरूरी है। जब कोई पार्टिकल मोशन में आ जाता है, अब चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे एक्सेलरेटेड मोशन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई चार्ज मतलब कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस केस में ही वो पार्टिकल प्लस वेव दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे कि मैंने कहा अब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम 0, इसकी वेलोसिटी 0, तो अभी इसके पास कोई वेव है क्या? No, sir. ये No, मैंने sir. मूव कराया, अब इसके पास कौन कौन सा नेचर है? Particle Particle nature. and wave. Wave पार्टिकल nature. एंड वेव Wave. दोनों है।
ठीक है, Yes, sir. बढ़िया। चलो नोट डाउन कर लो इसको, फिर हम पढ़ते हैं डी ब्रॉगली वेव्स ऑफ एन मूविंग इलेक्ट्रॉन। Done, sir. Done, sir. डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग पे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। चलो भाई देखो, मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है, एसिलरेट कराना है। तो हम इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट या मूव कैसे करा सकते हैं? भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन को किसी ना किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना पड़ेगा। जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन को किसी एक एसिलरेटिंग फील्ड में रख दूंगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो उसको अट्रैक्ट करेगी या उसको रिपेल करेगी। तो उस केस में मेरे चार्ज पे क्या होने लग जाएगा, कुछ ना कुछ एसिलरेशन आने लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. Yes, sir. Done. Yes, sir. तो हमने क्या कहा कि हमने बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन को एक एसिलरेटिंग पोटेंशियल दी है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। एसिलरेटिंग पोटेंशियल से मेरा मतलब क्या है कि मैंने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया और एसिलरेट किया। तो उस एसिलरेटिंग पोटेंशियल को मैं ले रहा हूं V। यहां तक भी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, अगर sir. मैं इसको एसिलरेटिंग पोटेंशियल दे रहा हूं तो मतलब ये मूव करेगा, मूव करेगा तो इसके पास क्या आ जाएगी, इसके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। Negative. अब क्या आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन पता है? व्हाट इज द फॉर्मूला बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम? मैकेनिक्स में कुछ नहीं पता होगा तो बता देता हूँ। P square upon MC कुछ ऐसा था। पी स्क्वायर अपॉन 2m, बहुत बढ़िया, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। आई रिपीट, सब लोग चेक कर लो। एसिलरेटिंग पोटेंशियल में एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया, वो मूव कर रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। आप चाहे तो उसको सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हो। पी स्क्वायर का मतलब हो गया mv का स्क्वायर बाय 2m। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m। एक m से एक m कट गया तो मेरे पास आ रहा है, देख लो, हाफ mv स्क्वायर, है ना? Yes, sir. डन। Yes. तो एक फॉर्मूला तो ये पता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? E into stopping potential. E Stopping इंटू potential. स्टॉपिंग पोटेंशियल। भैया बहुत बढ़िया। तो दोनों जगह काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, जरा इक्वेट कर दो, किस्सा खत्म। इक्वेट कर दोगे तो आपके पास सीधा सीधा आ जाएगा कि ई वी नॉट या ई वी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय 2m। आप p की वैल्यू निकाल लो या p स्क्वेयर की वैल्यू निकालो, जो आपका मन करे। तो p स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 2m इंटू ई वी नॉट, या आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, जैसा आपका मन करे। यहां तक की चीज देख लो, कोई डाउट हो तो बता दो। No, sir. No, sir. हमें तो भैया डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? h बाई पी। तो यहां पे मैं लिख दूंगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई p, और p का फॉर्मूला मेरे पास आ ही गया है। तो p का फॉर्मूला हो जाएगा 2m इंटू ई इंटू एसिलरेटिंग पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, सब कुछ एक ही चीजें हैं, इंटू स्क्वायर रूट। तो बस यही फॉर्मूला हमें डिराइव करना था। ये एक हो गया आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन याद रखो, ये फॉर्मूला डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन के लिए डिराइव किया, लेकिन क्या मैं इसको इलेक्ट्रॉन के लिए ही अप्लाई कर सकता हूं या किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए अप्लाई कर सकता हूं? मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए अप्लाई कर सकता हूं, बस मेरे को उस चार्ज पार्टिकल का मास पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? उसका चार्ज पता होना चाहिए, क्योंकि h की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू या एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन होगी। डन डन डन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बढ़िया। अब डी ब्रॉगली ने क्या किया, उसने एक स्पेसिफिक एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल ले लिया और उसने उसको कैलकुलेट करके देखा। तो उसने देखा कि यार जब भी, ये वैल्यू थोड़ा सा याद रख लेना क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसने देखा कि जब भी वो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल 120 वोल्ट ले रहा है तो जो वेवलेंथ आ रही है इलेक्ट्रॉन की, जो उसने एमिट आउट हुआ है, वो वेवलेंथ आ रही है 0.112 नैनोमीटर्स, सॉरी नैनोमीटर्स। ये एक थोड़ी सी स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको बस याद रख लेना। यहां तक का भी काम हो जाएगा। Yes, sir. Yes, एक sir. लास्ट चीज, भैया h की वैल्यू मेरे को पता है, मैं इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, याद रखना, फॉर इलेक्ट्रॉन। यहां लिख देता हूं फॉर इलेक्ट्रॉन।
6.63 इंटू 10⁻⁻34। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू भी पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और किसकी वैल्यू चाहिए? मास की वैल्यू चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू फॉर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? 9.1 into 10⁻⁻31 kg. चलो वेरी 31 गुड, kg. -31। सब कुछ एसआई यूनिट में ही है। तो ये सारी वैल्यू जब हमने सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास वेवलेंथ का एक फॉर्मूला आ गया, 12.3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी नॉट वोल्ट, सॉरी नैनोमीटर्स, सॉरी नैनोमीटर्स में थोड़ी आता है आंसर, आर्मस्ट्रांग में आता है। माय मिस्टेक भैया, माय मिस्टेक। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो है ना बस ये लास्ट वाला फॉर्मूला रट लेते हैं। वो कहते हैं भैया डी ब्रॉगली ने तो इलेक्ट्रॉन के लिए प्रूव किया था, लास्ट वाला फॉर्मूला रट लो, हर जगह इसी को पेल देंगे। लेकिन याद रखो ये लास्ट वाला फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए आया है। क्वेश्चन आपको अल्फा पार्टिकल के लिए भी बोल सकता है, प्रोटॉन के लिए भी बोल सकता है, किसी के लिए भी बोल सकता है। तो आपको वो लास्ट वाले की जगह ये मेन फॉर्मूला याद रखना चाहिए, h डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2m ev। Done, sir. डन, बहुत ही No, बढ़िया। sir. Done, sir. चलो, तो भैया हमारा जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था वो सारा हो गया। डी ब्रॉगली ने सब कुछ प्रूव करके दे दिया, पार्टिकल को वेव, वेव को पार्टिकल, सब कुछ प्रूव हो चुका है। अब हमें थोड़ा सा क्वेश्चन क्वेश्चन करने हैं। यहां तक के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो पूछते रहो। No, sir. चलो No, डन, sir. No, sir. क्वेश्चन दे दूं, अब क्वेश्चन सॉल्व करोगे? Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलो डन। सारे वो वाले क्वेश्चन करा रहा हूं जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलो तो एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और भैया या तो मैं पोल कंडक्ट कर दूंगा, बाकी आई सजेस्ट आप हमेशा आंसर दिया करो चैट बॉक्स में, ताकि मेरे को पता चल जाए कौन कौन आंसर दे रहा है। भैया पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मटेरियल के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और मेरे को जो ग्राफ मिल रहा है वो कुछ इस टाइप का मिल रहा है। ये है करंट, और ये तुम्हें पता ही चल गया होगा, यहाँ पे है पोटेंशियल। दिस इज वैल्यू V1, दिस इज वैल्यू V2। और हमें ग्राफ से साफ पता चल रहा है कि V2 बड़ा है V1 से। अगर V2 बड़ा है V1 से तो आपको रिलेशन बताना है बिटवीन दी वेवलेंथ। ऑप्शंस दे रहा हूं, क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। λ1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ λ2। ऑप्शन बी गिवन है λ1 इज ग्रेटर देन λ2, सॉरी λ1 इज लेस देन λ2। ऑप्शन सी इसका जस्ट रिवर्स कि λ1 इज ग्रेटर देन λ2। चेक करो क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं। Sir, एक बार फिर बता दो। एक बार फिर बताता हूं। यार हमने क्या किया, हमने एक मेटल सरफेस पे दो यूवी रेज लिए हैं। ये आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि दो यूवी रेज कैसे पता चला, क्योंकि अगर मेरे पास दो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहे हैं तो मतलब क्या चीज मैंने चेंज करी होगी? Frequency. फ्रीक्वेंसी। Frequency. तो मतलब मैंने क्या किया है, मैंने दो वेव्स ली हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, तभी स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आ रहा है। दो वेव्स ली अलग अलग फ्रीक्वेंसी की। तो जो दो मैंने अलग अलग वेव्स ली हैं, किसी एक वेव को ले लो λ1, किसी एक वेव की वेवलेंथ को ले लो λ2। तो मेरे को λ1 और λ2 के बीच में करेक्ट रिलेशन बताना है। दिवेश अब समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. ओके बढ़िया, ओके ध्रुव बढ़िया। साहिल ओके, स्वानी गुड, रियांशी ओके गुड। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन मतलब इस टाइप के, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट करोगे आप एग्जाम्स में। दिशा ओके। भाई सिर्फ 10 बच्चों का भी नहीं आया अभी तक तो आंसर। अनीश गुड। अभिनव, आस्था, कृतिका, वंशिका, बबीता, सब लोग आंसर दो भाई। जसप्रीत, सॉरी जसमप्रीत। साहिल, सक्षम, सान्या। अरे यार ये कौन है 110049? ये तो दिल्ली का कोड है भाई, पिन कोड 110049, ये कौन है?
अरे बता दो। ओके गुड, अब आंसर्स आने लग गए, बढ़िया बढ़िया। चलो डिस्कस करते हैं। भाई मेजोरिटी बच्चों के आंसर्स तो मेरे को सही लग रहे हैं, वेरी गुड। सबसे पहले भाई मैं कह रहा हूं ये वेव वन है, ये वेव टू है, सब लोग चेक कर लो। तो वेव वन है, ये वेव टू है, मेरे को बताओ कौन सी वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। वेव 2 की। वेरी गुड, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ही स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर मैं आपसे फ्रीक्वेंसी पूछूं भाई कौन सी वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी टू इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी वन। अब भैया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने आपको बताया हुआ है, E फ्रीक्वेंसी upon का lambda। फॉर्मूला होता है सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सी डिवाइडेड बाय लैम्डा टू ग्रेटर देन सी डिवाइडेड बाय लैम्डा वन। ये कट गया, ये कट गया, वन बाय लैम्डा टू ग्रेटर देन वन बाय लैम्डा वन आ रहा है। तो अगर मैं देखूं इस हिसाब से लैम्डा वन क्या होना चाहिए, लैम्डा वन बड़ा। ग्रेटर होना चाहिए लैम्डा टू से। तो इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Yes, sir. डन, बढ़िया। भाई कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर ना हुआ हो ये क्वेश्चन। नो सर। बढ़िया, इसी बात पे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। यस सर। Yes, चलो sir. भाई बढ़िया बढ़िया। भाई क्वेश्चन है बिटवीन, सॉरी अगेन ग्राफ है बिटवीन, यार ये तो मतलब ये भी सिंपल ही लग रहा है मेरे को, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा। ऐसा कुछ ग्राफ प्लॉटेड है, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी, दिस इज फॉर सी। ये हमें ग्राफ्स गिवन है बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि भैया हमारी ए और बी की जो इंटेंसिटी है वो सेम है, ए और बी की इंटेंसिटी सेम है, लेकिन बी और सी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। चेक कर लेना, ऑप्शंस थोड़े बड़े बड़े से हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, बी और सी की इंटेंसिटी डिफरेंट है, लेकिन ए और बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी डिफरेंट है। सब कुछ ही डिफरेंट है मतलब इसमें तो। ऑप्शन सी, ए और बी की डिफरेंट इंटेंसिटीज एंड बी एंड सी सेम फ्रीक्वेंसी। लास्ट ऑप्शन, बी एंड सी सेम intensity, whereas A and B सेम फ्रीक्वेंसी। चलो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहले तो चेक कर लो क्वेश्चन भी क्लियर है या क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। सर बी और सी की लाइन सेम बनाई है आपने हाँ, कि? बी और सी की लाइन सेम बनाई है मैंने, ओके ये जो सर। ऊपर है ये बिल्कुल मर्ज कर रहे हैं दोनों, इस तरीके से। ठीक है, एक का आंसर आया है अभी रियांशी का। भाई मोस्टली इस टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो चेक कर लो कोई दिक्कत हो रही हो। ठीक है दिवेश, बहुत बढ़िया। अंकिता, नमिता बिल्कुल सही, पलक बिल्कुल सही, स्वानी आपका आंसर भी सही, दिशा दिशा एक बार चेक करना पड़ेगा आंसर आपका। ध्रुव अपना आंसर एक बार फिर से चेक करो दोस्त। अभी बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। महक आपका आंसर भी ठीक है। गुड गुड, क्या बात है। हेमराज आंसर दे ही दिया फाइनली। क्षितिज
आंसर नहीं दिया पिछले क्वेश्चन का, इसका भी आंसर दो। मृदुल, नयन, ओजस्वी। गुड, चलो डन। डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। यार हमें पता है कि जो हमारा सैचुरेशन करंट होता है वो किसके हिसाब से चेंज हो जाता है, वो इंटेंसिटी के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको याद हो, जो हमने एक अपना सेकंड ग्राफ प्लॉट किया था, सेकंड ग्राफ क्या हमने ऐसा नहीं प्लॉट किया था कि फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है। तो जब हमने फ्रीक्वेंसी को सेम रखा, इंटेंसिटी को अलग अलग किया था, तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस टाइप का आया था। ये ग्राफ कब आया था, जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, सेम है, लेकिन इंटेंसिटी हमने क्या की है, चेंज की थी, इंक्रीज की थी। मतलब सैचुरेशन करंट तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो इधर किस किस का सैचुरेशन करंट सेम है? सर बी एंड सी का। वेरी गुड, इधर बी और सी का सैचुरेशन करंट सेम है। तो अगर इधर बी और सी का सैचुरेशन करंट सेम है तो मतलब बी और सी की इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। तो Yes, पहले sir. तो ये देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी और सी की इंटेंसिटी सेम बता रहा है। इसमें तो भैया ए और बी की इंटेंसिटी सेम बता रहा है, गलत। इसमें बोल रहा है दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है, लेकिन बी और सी की इंटेंसिटी तो सेम होनी चाहिए, ये भी गलत। फिर ये बोल रहा है भैया ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है अभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है अभी। मेरे को बस इतना पता चल गया कि बी की इंटेंसिटी और सी की इंटेंसिटी सेम है। उसके बाद मुझे पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, Frequency. फ्रीक्वेंसी पे। तो भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल किन दोनों का सेम आ रहा है, ए एंड बी का। ए एंड बी का। तो मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो इधर तो कह रहा है कि भैया बी और सी की फ्रीक्वेंसी सेम है, गलत। तो ऑप्शन डी सही, बी और सी सेम इंटेंसिटी, क्लियर। ए और बी सेम फ्रीक्वेंसी, ये भी बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. Done, sir. डन डन सर। भाई, बहुत बढ़िया। इसी बात पे दे दें थोड़ा सा एक और क्वेश्चन बढ़िया सा। यस Yes, सर। sir. चलो डन। क्वेश्चन है भैया कि एक्स रेज इज ऑपरेटेड, ये आपका एम्स का क्वेश्चन आया हुआ है। एक्स रेज इज ऑपरेटेड एट 50 किलो वोल्ट। हमने एक एक्सरे है जिसको ऑपरेट कर रहे हैं 50 किलो वोल्ट पे। आपको बताना है व्हाट इज द मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड, कितनी मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी। बस इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड। ऑप्शंस दे देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रखो आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर है। ऑप्शन बी है 0.75 आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन सी 0.25 आर्मस्ट्रॉन्ग। और ऑप्शन डी 1.0 आर्मस्ट्रॉन्ग। अरे बढ़िया, एक का आंसर आया भी है। अरे तुक्का तो नहीं मार रहे ना साहिल, कैलकुलेट किया था ना? यस सर। हाँ फिर ठीक है यार, नहीं बड़ी जल्दी फुर्ती से आंसर दिया ना तुम लोगों ने। सर काइंड ऑफ रिजल्ट ही याद हो गए क्वेश्चंस के। अच्छा, ये भी ठीक है। अच्छा, अभी तो तुम्हारे स्कूल्स में भी कुछ यही वाले कुछ टॉपिक चल रहे होंगे। तुम्हारे स्कूल्स में क्या टॉपिक चल रहे हैं? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स चल रहा है, तो मतलब ये तो तुम तो अभी स्कूल में पढ़ोगे। भाई कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल गए? किसी को कुछ सुनाई दिया हो तो मेरे को बता दो। हाँ सर। अच्छा, चलो भाई लेट्स डिस्कस। आंसर तो बिल्कुल सही है, आंसर आना चाहिए क्या कहते हैं, ऑप्शन सी दैट इज 0.25 आर्मस्ट्रॉन्ग। भाई किसका माइक ऑन है? ध्रुव, माइक ऑफ करो, मेरी आवाज रिपीट सुनाई दे रही है मेरे को। चलो, कैसे कैलकुलेट करोगे भैया वेवलेंथ का फॉर्मूला? वेवलेंथ का फॉर्मूला आप लिखो
एच सी बाय, इसमें कौन सा फॉर्मूला, एच सी बाय ई वी नॉट। क्या हम ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं? Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल Yes, स्टार्टिंग sir. वाला फॉर्मूला ही यूज कर रहा हूं। देखो इससे पहले जो हमने स्टार्टिंग में डिराइव किया था कि भैया मैं यहां से अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करूं तो मैं एनर्जी के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये आ जाएगा मेरे पास एच सी बाय ई वी नॉट, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी। तो अब ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे तो आपको सब कुछ गिवन है। एच सी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, एच सी की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नैनोमीटर्स में, डिवाइडेड बाय ई वी नॉट। तो आपको ई एज इट इज, वी नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 50 किलो वोल्ट, 10⁻³ वोल्ट। ई से ई कट गया, अब आंसर आप अपना कैलकुलेट कर ही सकते हो। डन डना डन। Yes, sir. नैनोमीटर्स को Yes, कन्वर्ट sir. करना पड़ेगा, नैनोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते 10 हैं? raised to power minus 9. वेरी गुड। तो इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी 0.25 आर्मस्ट्रॉन्ग। Yes, Done. sir. डन। Done, sir. तो इसी बात पे एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाए। Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलो डन। बस कैलकुलेशन है, डिफिकल्ट तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक मेटल सरफेस है जिसपे हमने दो लाइट रेज फॉल डाउन कराई है और हमें दोनों लाइट रेज की वेवलेंथ गिवन है। फर्स्ट वेवलेंथ है 248 नैनोमीटर्स, नैनोमीटर्स में वैल्यूज गिवन है 248 नैनोमीटर्स, और हमें दूसरी वेवलेंथ गिवन है 310 नैनोमीटर्स। याद रखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा रिपीटिव सा क्वेश्चन है ये, कि हमने एक मेटल सरफेस को दो वेवलेंथ से फॉल डाउन कराया, 248 नैनोमीटर, 310 नैनोमीटर्स। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं उनका रेशियो गिवन है, वेलोसिटीज का रेशियो गिवन है 2:1, 2:1। हमें एच सी की वैल्यू गिवन है, जैसे कि मैंने कहा था क्वेश्चन में पहले से गिवन है 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नैनोमीटर्स। आपको कैलकुलेट क्या करके देना है? आपको कैलकुलेट करके देना है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। भैया क्वेश्चन क्लियर है? yes, sir. पता नहीं, एक बार में क्लियर हो गया, बढ़िया। ऑप्शंस दे रहा हूं, चेक करेंगे। चलो ट्राई। किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा है एक मेटल सरफेस पे दो लाइट रेज फॉल डाउन हो रही है, दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है, 248 नैनोमीटर, 310 नैनोमीटर्स। तो इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी वेलोसिटीज का रेशियो गिवन है 2:1, और हमें एच सी की वैल्यू गिवन है कि एच सी की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नैनोमीटर। तो मतलब किसी को कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत तो नहीं है, मेरे को कैलकुलेट करके देना है कि इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना होगा। देवेश आई चेक। एक मिनट देवेश। हाँ सही है देवेश, बिल्कुल सही है। निशांत गुड, बढ़िया। महक आपका आंसर सही, पलक गुलेरिया आपका आंसर सही, शिवानी सही है। ध्रुव एक बार कैलकुलेशंस प्लीज चेक करो फिर से। प्रशांत सही, पलक सही, क्षितिज सही, क्षितिज फाइनली आंसर दिया। नयन तुम्हारा भी सही। क्या बात है, सब लोग बड़ी फुर्ती में कैलकुलेट कर लेते हो यार। कैसे कैलकुलेट किया, बस स्टेप्स बता दो, कैसे कैलकुलेट किया है सबने? कोई भी बता दो स्टेप्स जिसका आंसर आया है। पलमिंदर सही है आंसर।
भाई सीधी सीधी बात है, हमें दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स बनाने हैं। कौन सी दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स बनाने हैं? भैया मैं लिखूंगा HC, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये हो जाएगा 1, तो ये वर्क फंक्शन मेटल का तो चेंज होगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा Hc2 इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। भैया हो जाएगा? मैंने उल्टा Yes. लिख दिया। Yes, sir. एच न्यू होना चाहिए, कोई बोल भी नहीं रहा है। H nu1 और H nu2 एनर्जी लिख रहे हैं भैया हम। H nu1 बाय H nu2, तो H nu1 को मैं लिख सकता हूं HC बाय लैम्डा 1। सिमिलरली H nu2 को मैं लिख सकता हूं HC बाय लैम्डा 2। HC की वैल्यू गिवन है, लैम्डा 1 की वैल्यू गिवन है, लैम्डा 2 की वैल्यू गिवन है, तो आपके पास LHS आ जाएगा। आपको दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन, जो भी चाहिए होगा सब कुछ आ जाएगा। सब लोग अपना आंसर वेरीफाई करना, सबका आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए। Done, sir. डन दिवेश, वेरी Yes, गुड। sir. कोई Yes, ऐसा sir. जिसको डाउट हो रहा हो? No, sir. Done, sir. डन, No, चलो sir. बहुत बढ़िया। चलो भैया फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमने एक अल्फा पार्टिकल लिया है और एक प्रोटॉन लिया है। हमने लिया एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन, और हमने इन दोनों को सेम एसिलरेटिंग पोटेंशियल से एसिलरेट किया है। इन दोनों को सेम एसिलरेटिंग पोटेंशियल दी है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है रेशियो ऑफ मोमेंटम गेन्ड बाय द टू पार्टिकल्स, रेशियो ऑफ मोमेंटम एक्वायर्ड। ये तो नीट का ही क्वेश्चन है। चलो ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, दोनों को सेम एसिलरेटिंग पोटेंशियल दी हुई है, दोनों के लिए सेम एसिलरेटिंग पोटेंशियल है V0। हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द मोमेंटम एक्वायर्ड बाय द टू पार्टिकल्स। आप सॉल्व करें, गिव मी अ मिनट प्लीज, बाय द टाइम गिव मी अ मिनट। भैया आंसर नहीं आया। वो नहीं, रियांशी सही नहीं है आंसर। चलो मेरे को बताओ व्हाट इज द Options देना। ऑप्शंस दूं? Options. चलो Yes, sir. ठीक है यार, वैसे मैं ऑप्शन देना नहीं चाह रहा था, अब तुमने मांग लिया है तो ठीक है। याद रखना, अल्फा पार्टिकल बाय उसका फाइंड करना है, अल्फा पार्टिकल बाय प्रोटॉन का। दिवेश सही है, गुड।
बहुत ही बढ़िया दिवेश। रुचि आपका आंसर भी बिल्कुल सही। रियांशी एक बार क्रॉस वेरीफाई करके आंसर बताना। हाँ रियांशी अब सही आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया। साहिल, अल्फा बाय प्रोटॉन अभी बिल्कुल सही है। चलो बढ़िया भाई, बहुत सही। मेजोरिटी बच्चों का, एक दो को छोड़ के मेजोरिटी बच्चों जिन्होंने भी आंसर दिया है, सबका आंसर सही है। हमें अल्टीमेटली बस मोमेंटम का फॉर्मूला कैलकुलेट करना था, वो याद रखना था। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मोमेंटम का फॉर्मूला बताया। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 MEV। मैंने आपको यही कहा था कि आपको ये फॉर्मूला याद रखोगे तो मास और चार्ज जो भी गिवन होगा पार्टिकल का, बस वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सपोज मैं मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहता हूं अल्फा पार्टिकल के लिए, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 × मास। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है सर भैया? 2 × E। मैं मास पूछ रहा हूं, मास। मास होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन इंटू वी। अब मैं जब यही चीज प्रोटॉन के लिए लिखूंगा, तो प्रोटॉन के लिए मैं लिखूंगा 2 × MP × QP × स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब यार आप इन दोनों का रेशियो लोगे, तो अपने आप देखो क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है। एक टू कैंसिल आउट, MP कैंसिल आउट, QP कैंसिल आउट, V और V कैंसिल आउट। तो मेरे पास सीधा सीधा बचेगा मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल और रेशियो टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 4 × 2 √8 रेशियो √1। तो मेरे पास सीधा सीधा आएगा 2 √2 रेशियो 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Yes, sir. गुड। चेक कर लो, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बस एक लास्ट क्वेश्चन और वाइंड अप। Done, sir. डन। Done, sir. चलो तो लास्ट क्वेश्चन और डील कर लेते हैं और उसके बाद खत्म करते हैं किस्सा। भैया लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ली है और हमें उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। वेव ऑप्टिक्स आप लोगों ने पढ़ी रखा है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब पता ही होगा। व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट? तो जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करते हैं या फिर सिंगल कलर। सिंगल कलर या सिंगल फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया। ये किसने विसल बजाई भैया? शाहरुख खान। चलो, तो मैं कह रहा हूं कि हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ली है, उसकी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज 6.0 × 10⁻14 हर्ट्ज। और इस लाइट की हमें पावर गिवन है, क्योंकि लाइट है, इंटेंसिटी होगी, कुछ ना कुछ पावर होगी, तो हमें पावर गिवन है 2 × 10⁻³ वोल्ट। हमें पावर भी गिवन है। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट पार्ट मेरे को कैलकुलेट करना है भैया, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस मोनोक्रोमेटिक लाइट, एनर्जी ऑफ फोटोन। मतलब एक तो मेरे को ये कैलकुलेट करना है, दूसरा मेरे को नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करके देने हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फोटॉन्स? चलो ट्राई टू कैलकुलेट। इसको आप कर सकते हो पर सेकंड, ताकि थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। एनर्जी फाइंड करनी है एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कैलकुलेट करना है। (3.98 × 10⁻19) सही है। पलक एंड रियांशी, आपके आंसर्स दोनों के सही हैं। भैया आप सबको पता ही है एनर्जी का फॉर्मूला बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी H ऑफ एन? nu. एच न्यू। एच की वैल्यू मैंने आपको बोल ही रखा है 6.63 × 10⁻34। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही है 6.0 × 10⁻+14। तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आ जाए भैया बता दो। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम आंसर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा
3.9 इंटू 10⁻⁻19 और SI यूनिट में आएगा जूल्स में। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है। प्रशांत आपने इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में कैलकुलेट किया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। दिवेश बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो आप मेरे को बताओ नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पर सेकंड? सर पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन प्रोटॉन। वेरी गुड यार, ये चीज याद रखना, पावर अपॉन डिवाइडेड बाय एनर्जी अपॉन फोटॉन। क्योंकि यार एक चीज याद रखना, इंटेंसिटी हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स देती है, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अगर आप उसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे सब कुछ चुको, तो हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, याद रखना पर सेकंड, मतलब इसमें टाइम कंसीडर हो गया ऑलरेडी। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड विल बी इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी। तो हमें सब कुछ गिवन है, बस हमें सब्स्टिट्यूट करना है। पावर की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एनर्जी। अब दिवेश और प्रशांत, आपने एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में कैलकुलेट करी है ना, अब यहाँ पे आपको दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर पावर एसआई यूनिट में है और आप एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको फिर से उसी में कन्वर्ट करनी पड़ जाएगी। तो एनर्जी है 3.9 इंटू 10⁻⁻19। भाई मैं क्या करता हूँ ना, मैं ना थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, हमेशा राउंड ऑफ करता हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। क्या मैं 3.9 को 4 लिख दूं क्या? Yes, sir. भाई ये तो मैं तो यही करता हूँ एग्जाम्स में, ताकि फटाफट सॉल्व हो जाए। तो 2 ये हो गया हाफ, हाफ का मतलब होता है 0.5, 0.5 इंटू ऊपर है -3 नीचे है -19, ऊपर जाएगा +19, +19 और -3, तो 10⁻16। किस्सा खत्म। Yes, sir. बढ़िया। और भाई कुछ लोग कह रहे हैं 5 इंटू 10⁻15, वो भी सही है भैया, वो तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी लिखना चाहो उसे। डन सर। डन, तो बस Done, sir. बढ़िया। तो यार हमारा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है। मोस्ट क्वेश्चंस कुछ करा ही दिए हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ ही करा दिया है। अब मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आपको क्या करना है, इस चैप्टर को किसी भी बुक से पढ़ लेना पूरा, इसके जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर में से माना जाता है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन मिस हो जाए, मतलब क्वेश्चन आया तो आपसे सॉल्व हो ही जाना चाहिए, क्योंकि इतना सिंपल चैप्टर है ये। Yes, sir. तो कर लोगे ना अच्छे से रिवाइज? Yes, sir. बढ़िया। तो भैया नेक्स्ट क्लास से मैं स्टार्ट करूंगा अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट। डन डन Okay, डन। sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटास, बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय। Enjoy. Enjoy. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you, गुड sir. नाइट यार, बाय बाय, टेक केयर।